तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं जो बहुपद चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10th मैथ का है। तो उसका मैं आज बेसिक मतलब वो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका बेसिक बताऊँगा, क्या बेस है उसका, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन है, मतलब उस क्वेश्चन को कैसे हल करना, सिर्फ उसका बेस बताऊँगा। उसमें सूत्र कैसे लगेंगे उसी का बेस बताऊँगा। तो यदि आप इसके पहले वाला चैप्टर जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर, आप उसको नहीं देखें तो मेरे चैनल पर जाकर आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट बटन मिलेगा। आप चैनल के अंदर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट पर आप जा चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे लिखा रहेगा चैप्टर 1 रियल नंबर्स, यही नाम से रहेगा। उसमें जाकर आप क्लिक कर देंगे, उसमें 10 वीडियो रहेंगे। 10 वीडियो में से पूरा चैप्टर पहला ख़त्म है। तो चलिए, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यदि आप देखना चाहते हो तो वहीं पर से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, जो जिसकी घात एक हो, जैसे x+4 है। इस बहुपद को क्या कहेंगे, एक घाती। इसमें घात कितनी है, एक ही तो है। मतलब जो एक्स ABCD जो भी अक्षर है उनमें जो घातें लगी होती हैं उसको मतलब बहुपद, एक घाती बहुपद। इसमें जो घात लगी रहेगी उसको घात कहेंगे। तो इस एक घाती बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये आपको पता रहना चाहिए। अब दूसरा करते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद जो होते हैं ना, उन्हें दो घात बहुपद कहते हैं, उन्हें दो घात बहुपद कहते हैं। जैसे दो घात मतलब x² + 4 x+3, ये दो घात बहुपद है। और इसके बाद त्रिघाती बहुपद जो होता है ना, उसमें कितने त्रिघाती, जो तीन घाती बहुपद वाले, तीन घात वाले बहुपद, जैसे x³ + 3x² + 2x - 1, ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। इसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। तीन घात हैं, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, यहाँ 3 घात, अधिकतम 3 घात। इसमें 2 घात है, 2 घाती हो गया। इसमें एक घात है, तो एक घात है तो रैखिक हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। तो चलिए अगला जो चौथा नंबर का क्या है हमारा, तो हमारा सबसे पहले ये देखना है कि द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है, मतलब द्विघाती बहुपद होता किस तरह का है। तो ax² + bx + c के रूप का होता है। ax² + bx + c के रूप का होता है। अगर इसके बराबर में हम 0 लगा देते हैं, इसके बराबर में 0, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर 0 नहीं लगा रहेगा तो बहुपद रहेगा, तो 0 लग जाएगा तो क्या होगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। जो चैप्टर 4 है अपना, तो उसमें भी उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। जहाँ जो ये a होता है, ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, इसको बता देता हूँ 0 क्यों नहीं हो सकता। यदि हम a बराबर 0 मान लेंगे तो ये x² ये 0 हो जाएगा। a वाला 0, जहाँ पर a है वहाँ पे 0 मान लेंगे, x² + bx, b बराबर तो हमने कुछ माना नहीं ना, +c। तो अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें दो घाती बहुपद कहाँ रह जाएगा दोस्तों, दो घात किसी में नहीं रह जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दो घाती बहुपद बचेगा ही नहीं। तो चलिए अब अगला करते हैं। तो a और b जौन सी है, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये जो a दिया है, b दिया है, c, ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो चलिए अगला स्टेप क्या कहता है, द्विघाती बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अधिक से अधिक कितने हल हो सकते हैं दोस्तों, 2 हल। दो घाती के अधिक से अधिक 2 हल हो सकते हैं दोस्तों। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। और त्रिघाती बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं या हल हो सकते हैं। द्विघाती बहुपद a² + bx + c के शून्यक, मतलब जो शून्यक होते हैं, एक अल्फ़ा, इसको क्या कहते हैं, अल्फ़ा, इसको कहते हैं बीटा, अल्फ़ा बीटा। ये अल्फ़ा है जो इस तरह बना है, ये बीटा है हो। तो अल्फ़ा और बीटा का योग मतलब मूलों का योग, मूल यही तो है शून्यक, शून्यकों का योग या तो मूलों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, मूलों का योग नहीं मानेंगे, इसको हम शून्यकों का योग मानेंगे। जब द्विघात समीकरण होगा तब मूलों का योग रहेगा। तो शून्यकों का योग यानी शून्यक का योग मतलब जोड़, योग का मतलब जोड़ होता है। तो शून्य को जब जोड़ेंगे, जैसे अल्फ़ा और प्लस बीटा, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। तो -b/a, इतना आपको इस फार्मूला इसको याद करना पड़ेगा, याद करना है इसको।
याद करके अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल क्लियर ही पता रहना चाहिए। जब आप क्वेश्चन को लगाओ तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि ये वाला सूत्र यहाँ पे लग जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे भी मूलों का गुणनफल लिखा, तो शून्यकों का गुणनफल लिख देता हूँ मैं। शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्य क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा गुणा कर देंगे तो c/a हो जाएगा। तो इसको भी याद करना दोस्तों, ये फार्मूले हैं बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाले हैं। तो त्रिघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है दोस्तों, ax³ + bx + cx + d, ये होता त्रिघाती बहुपद का मानक रूप। ये मानक रूप भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो चलिए इसके आगे के जो इसके शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा, इतना तक तो क्लियर है, आप पढ़ चुके हैं। ये जो आर की तरह बना ऐसे का वो गामा है, क्या है, गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अगर हम मूलों का योग करेंगे, मूलों का योग, तो अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर -b/a हो जाएगा। इतना सूत्र ये वाला हो गया। और जब मूलों का मतलब मूलों का गुणनफल और योगफल, मूलों के गुणनफल का योग करेंगे, जो मूलों का गुणनफल, ये मूलों का हम गुणा कर देंगे। जहाँ पे कोई निशान नहीं होता वहाँ पर गुणा का निशान होता है दोस्तों। तो यहाँ पे कोई निशान नहीं, तो मूलों का गुणा कर देंगे, उनको फिर जोड़ देंगे। मूलों का गुणनफल उनको जोड़ देंगे, उनका योगफल, मूलों का गुणनफल का योग, मूलों का गुणनफल का योगफल बराबर c/a हो जाएगा। तो इतना क्लियर होगा दोस्तों। तो अल्फ़ा × बीटा, इसको पढ़ा जाएगा अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा, गामा × अल्फ़ा बराबर c/a। अब मूलों का गुणनफल, मूल क्या थे, अल्फ़ा बीटा और गामा, इनको जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फ़ा × बीटा × गामा बराबर -d/a। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, -d/a। चलिए अब इसको करते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये भाज्य जो होता है उस बराबर होता है भाजक गुणे भागफल + शेषफल, ये चीज़ होता है। तो अब हम भाज्य को जो इंग्लिश वर्ड में जो थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे इसको px कहते हैं भाज्य को। जो भाजक होता है उसे gx, और जो भागफल होता है उसे क्या कहते हैं, qx, ये qx है। और जो ये शेषफल होता है rx। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। तो मतलब इसका क्या है, हमारा ये यूज होगा तो r बराबर 0 हो सकता है, क्योंकि शेषफल तो 0 मान कट जाता है जो तो मतलब rx जो शेषफल होता है वो तो 0 हो जाता है जब भाग देते हैं। जैसे 4 का 8 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो शेषफल क्या मिला, 0 तो प्राप्त हुआ ना। तो r मतलब 0 हो सकता है, पर लेकिन जो r होता है वो gx से बड़ा होता है। तो मतलब gx, px और qx, rx, इसके बारे में बता देता हूँ ये क्या 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 होते हैं। मतलब जैसे ऐसे भाग दे रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो हमारा होगा वो px होगा, और यहाँ पे जो होगा वो gx होगा, यहाँ पे होगा qx, यहाँ पे होगा rx, शेषफल जो प्राप्त होगा rx हो जाएगा। तो मतलब अगर हम ये करते हैं, इधर देखिए दोस्तों, यदि हम इसका इसमें भाग देते तो शेषफल 0 हो सकता है, पर लेकिन शेषफल से बड़ा ये नहीं होना चाहिए कि शेषफल जितना हो उससे बड़ा, शेषफल ज़्यादा बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए। तो मतलब gx बड़ा रहना चाहिए, जो भाजक है वो बड़ा रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे शेषफल अगर 4 का हम भाग देते हैं 8 में, और इसमें एक बार ले जाते हैं तो 4 बार जाएगा, ये 4, तो बराबर मतलब 4 आ जाएगा घट कर यहाँ पे, तो शेषफल 4। तो मतलब इसके बराबर हो गया दोस्तों ये gx और rx। ये मतलब ये gx है, ये वाला gx है, ये rx है शेषफल। gx मतलब भाजक, ये दोनों बराबर हो गए। तो बराबर हो गए तो दोस्तों क्या है, तो ये हमारा भाग सही नहीं हुआ है। यदि ये बड़ा रहना चाहिए, हमेशा ये बड़ा रहना चाहिए शेषफल से। शेषफल जितना आए इससे ये वाला संख्या बढ़ाना चाहिए, gx बड़ा रहना चाहिए rx से। बस इस स्टेप का यही मान्य है, यही कह रहा है ये स्टेप कि rx जो है ना gx से बड़ा है। मतलब gx जो है ये इससे बड़ा है rx से, शेषफल से बड़ा है भाजक। तो इतना समझ में आ गए। और जो px और gx है ना, ये कोई बहुपद है, तो ये बहुपद है दोस्तों। और इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, इस परिणाम को ही विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। जो ये है ना, ये विभाजन एल्गोरिथम है दोस्तों। तो दोस्तों आपका ये प्रश्नावली थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रही है मुझे। तो चलिए इसके थोड़ा जो ग्राफ विधि से जो हल होता है ना, उसके लिए मैं चतुर्थांशों के बारे में बताता हूँ। ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है दोस्तों, ये सेकंड चतुर्थांश,
ये थर्ड होता है दोस्तों, ये फोर्थ होता है। प्रथम चतुर्थांश जो होता है, प्रथम चतुर्थांश, जो प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश, तो मतलब यहाँ पे 0 होता है। तो मतलब ये वाई अच्छा है, जो ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस में है, वाई का प्लस अच्छा है। और जब नीचे की ओर यहाँ पर से तो 0 आ जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, 2 ये प्लस का है ना, तो प्लस वाली संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगता है। 3 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया। और ये जो होगा वो वाई का माइनस अक्ष होगा, वाई का माइनस अक्ष। तो यहाँ नीचे जब आएंगे तो 0 तो ये है, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु जो निर्देशांक होते हैं दोस्तों, मूल बिंदु के निर्देशांक वो होते हैं 0,0। मूल बिंदु पर x भी 0 रहता है, y भी 0 रहता है। तो इतना तो क्लियर होगा दोस्तों, ये x का मान होता है, पहले y x होता है, फिर y होता है। तो x का मान, ये y का मान। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5 हो गया। तो इतना समझ में आया दोस्तों कि हाँ मैंने यहाँ पे माइनस क्यों रखा, क्योंकि y का मान यहाँ पे ऋणात्मक है, मतलब ये प्लस में था तो धनात्मक था, इसलिए इसमें प्लस का निशान लगा है। यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो प्लस का निशान होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे जा रहे हैं तो ये माइनस का अक्ष है, y का माइनस वाला अक्ष है। तो यहाँ पे घट रहा, मतलब -1, -2, -3, -4, -5 हो रहा है। तो अब x अक्ष पे जाते हैं। ये लाइन जो है ये x अक्ष की लाइन है, इसमें ये x अक्ष प्लस में रहता है और इधर x अक्ष माइनस में है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे 4। तो जो अगर हम x अक्ष पर हैं, x अक्ष पर कोई बिंदु है, मतलब ये मान लिए हम, तो इस अक्ष पर y का मान जो होगा ना 0 होगा। x अक्ष पर y का मान 0 होगा। तो पहले x का मान होता फिर y का मान होता है। तो x का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पे -4 है दिया है ना दोस्तों, मैंने एक -4 पर बिंदी लगा दिया है। तो x अक्ष पर मतलब x का मान -4 है। जो y का मान होगा दोस्तों वह क्या है, वह इसमें कोई रेखा नहीं ड्रॉ की गई मैंने, कोई मतलब कई जगह से, मतलब x अक्ष पर ही इसको बना दिया मैंने इस बिंदु को। तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है। और इसी प्रकार y अक्ष पर जो होता है ना, जो y अक्ष है ना, वहाँ पर x का मान 0 होता है। तो सबसे पहले x का मान लिखते हैं, 0 लिख देंगे, और जो y का मान होगा -2 लिख देंगे, प्लस का 2 है दोस्तों। तो ये होता है। तो मतलब x अक्ष में y का मान जो होता है 0 होता है, और y अक्ष में x का मान 0 होता है। तो आप ग्राफ समझ गए होंगे दोस्तों। ये चतुर्थांश वाली बातें हैं दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझना होता है आपको। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्लस प्लस रहता है, प्लस का प्लस, x भी प्लस में रहेगा, y भी प्लस में रहेगा। और इसमें जो होता है ना माइनस और प्लस होता है, माइनस का प्लस, मतलब x जो होता है माइनस होता है, y जो होता है प्लस में होता है। और यहाँ पे जो होता है ना दोनों चीज़ माइनस माइनस में होती हैं, x भी माइनस में, y भी माइनस में, x भी y भी माइनस में रहता है। और यहाँ पे जो होता है ना वो जो एक y है ना, मतलब जो प्लस में रहता है, x तो प्लस में रहता है, ये x वाई लाइन है तो ये प्लस में रहेगा, और इधर ये y वाला क्या रहेगा, माइनस में। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। मूल बिंदु के निर्देशांक आपको याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, जिसको MCQ क्वेश्चन कहते हैं, मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन, मल्टीपल चूज क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों देखते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक जो 0, 0 हैं। तो चलिए वीडियो को हम अंत की ओर ले जा रहे हैं दोस्तों। आज ये इस वीडियो में बस इतना ही इसका बेसिक बताया गया है दोस्तों। यदि आप पहला चैप्टर नहीं लगाएं तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आप चैनल पे हमारे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई नई से नई वीडियो प्रोवाइड करूँ ना तो आप तो उसकी पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमने इंग्लिश के बारे में बहुत सी रीऑर्डरिंग जैसे
रीऑर्डरिंग के बारे में बताया जो 2 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स आपको इंग्लिश में पक्का हो जाएगा दोस्तों। मैंने क्लास 10 जो इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन का सिलेबस भी बता दिया, आप वहाँ जाकर मेरे चैनल पे जाकर आप उसे देख सकते हैं।